दोस्तों स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल स्टडी आइंस्टीन में। चलिए हम लोग जो पिछले वीडियो में थोड़ा सा देखे थे लास्ट में, तो उसको फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं और उसके बाद हम आगे आप लोग को सोम का इंट्रोडक्शन पार्ट 3 ये वीडियो है बनाएंगे। 2 पार्ट ऑलरेडी मैंने बना दिया, उसको देख लीजिए आप लोग। देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पे लोड लगा, लोड से कुछ इफेक्ट आया, इफेक्ट में हम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। मैकेनिक्स को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। सॉलिड मैकेनिक्स मतलब सॉलिड के बारे में अध्ययन करेंगे तो उसमें रिजिड बॉडी आएगा, तो उसमें सॉलिड मैकेनिक्स। नॉन रिजिड बॉडी में अध्ययन करेंगे तो उसको सोम में पढ़ेंगे, और यही हमको पढ़ना है सेम सोम में। फिर आगे चल के जो इफेक्ट आएंगे फ्लूइड में, उसको फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे, और जो सॉइल में इफेक्ट आएंगे उसको सॉइल मैकेनिक्स पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक क्या है? सोम। तो कुछ चीजें और हम लोग जान लेते हैं, देखते हैं आगे। देखिए, रिजिड बॉडी जो होती है उस पर कोई भी फोर्स लगा दो, चाहे जितना लगा दो, उसकी कोई सीमा नहीं है, वो तो डिफॉर्म होने नहीं वाली। तो हमको तो उसको पढ़ना नहीं है, तो हम पढ़ते हैं डिफॉर्मेबल बॉडी। कोई डिफॉर्मेबल बॉडी है, उस पर फोर्स लगाने के बाद या तो वो रजिस्ट करेगी फोर्स को, या तो डिफॉर्म हो जाएगी। और जो वो रजिस्ट करेगी फोर्स को, मतलब अपने को उसकी जो सहने की क्षमता है वो अपने में डेवलप करेगी। जब कोई फोर्स लगेगा तो वो उसको रोकेगी, टूटने से रोकेगी, रजिस्ट करेगी। उसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी। डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी, ये 3 टाइप की इलास्टिसिटी हमको पढ़ना है। पहली होती है वन डायमेंशन में होता है यंग मॉडुलस। एरिया वाइज अगर देखा है, 2D में देखा जाए तो होता है शियर मॉडुलस, 3D में देखा जाए तो होता है बल्क मॉडुलस। तो 3 मॉडुलस के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये जो इसको क्यों पढ़ना है हमको, इलास्टिक मॉडुलस, शियर मॉडुलस, बल्क मॉडुलस? क्योंकि जो भी बॉडी है वो रजिस्ट करती है कुछ ना कुछ फोर्स को, या जो भी स्ट्रेसेस आती हैं, जो भी लोड आता है उसको रजिस्ट करती है। तो उसको नापने के लिए क्या हमारे पास होना चाहिए? कुछ पैरामीटर होना चाहिए ना। तो उसके लिए है इलास्टिक। वो बॉडी कितनी ज्यादा रजिस्ट करेगी इलास्टिक लिमिट के अंदर, तो उसको यंग मॉडुलस बोलेंगे। शियर लोड को अगर रजिस्ट करेगी, एरिया रजिस्ट कर रहा होगा, तो वहां पे शियर मॉडुलस आएगा। अगर वॉल्यूमेट्रिक, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे कि कोई भी गैस है तो उस पर अगर हमने उसका वॉल्यूम चेंज किया तो कितना तेजी से चेंज होगा। जैसे लिक्विड का नहीं जल्दी चेंज होता है, गैसेस का चेंज होता है, क्योंकि उनमें वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ रहा है। तो बल्क मॉडुलस से जानेंगे। तो हमारा ये बल्क मॉडुलस जो है वो 3D में काम आता है, जो कि हमको कंप्रेसिबिलिटी का क्या होता है, इनवर्स होता है, उसमें यूज होगा हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स में। तो तब भी हम यहाँ पे आप लोग को बता दे रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं सॉलिड। अब सॉलिड क्या है? सॉलिड या तो रिजिड है या तो नॉन रिजिड है, ये हमने पहले बता दिया। अब भाई कोई भी रिजिड बॉडी होगी तो इनफाइनाइट फोर्स आएगा, तब भी वो डिफॉर्मेबल नहीं होगी, नहीं डिफॉर्म होगी, उसका डिफॉर्मेशन 0 होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? उसका यंग मॉडुलस कितना हो जाएगा? उसका यंग मॉडुलस कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। तो याद रखिए कि रिजिड बॉडी का यंग मॉडुलस अगर पूछा जाए आपसे तो क्या बताएंगे आंसर में? इनफाइनाइट हो जाएगा। इसी तरह पॉइजन रिश्यू देखा जाए, अगर पॉइजन रिश्यू देखा जाए, पॉइजन रिश्यू क्या होगा रिजिड बॉडी का? लेटरल स्ट्रेन अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है। लेटरल स्ट्रेन अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है। तो लेटरल अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल, लेटरल भी नहीं कुछ आ रहा है चेंज, और लॉन्गिट्यूडनल में भी कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो अगर मैथमेटिकली देखा जाए तो ये तो परिभाषित नहीं हो सकता, मगर ऐसा नहीं बोलेंगे। स्ट्रेन क्या है? डिफॉर्मेशन इसका 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि चेंज ही नहीं आएगा कोई। तो म्यू का मान मतलब पॉइजन रिश्यू का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। पॉइजन रिश्यू का मान क्या हो जाएगा रिजिड बॉडी के लिए? 0 हो जाएगा। तो इसको ये पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग देखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। अब आते हैं हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे। हमने कहा जाना कोई यूनिवर्स है, उसमें कुछ फिनोमेना हो रहा है, तो साइंस को पढ़ना है। साइंस को किससे पढ़ा जाएगा? मैथ इजी बनाएगी उसको, मैथमेटिकल तरीके से पढ़ा जाएगा। साइंस में 3 साइंस आती है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी। फिजिक्स में 2 पार्ट आते हैं, क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स में हमने फर्दर क्लासिफिकेशन किया था कि कोई फोर्स लग रहा है, तो उस पर बॉडी क्या होगी, उस पर इफेक्ट आएगा, वो रेस्ट में हो सकती है, मूव कर सकती है, डिफॉर्म हो सकती है, फेल हो सकती है। उसको हम मैकेनिज्म बोलते हैं। उस मैकेनिज्म को जिसमें पढ़ते हैं उसे मैकेनिक्स बोलते हैं। मैकेनिक्स 3 टाइप की होती है। अगर सॉलिड पे कर रहे हो तो सॉलिड मैकेनिक्स में भी रिजिड में हो तो सॉलिड मैकेनिक्स, अगर नॉन रिजिड बॉडी है तो सोम पढ़ेंगे, तो वही सोम हम पढ़ने जा रहे हैं। अगर फ्लूइड में लग रहा है तो फ्लूइड मैकेनिक्स,
अगर फ्लूइड मैकेनिक्स में फ्लूइड पे अगर कोई डिफॉर्मेशन आ रहा है तो फ्लूइड मैकेनिक्स, अगर सॉइल में डिफॉर्मेशन है उसके बारे में जानना है तो क्या हो जाएगा, सॉइल मैकेनिक्स। तो अब हम आए हैं सोम में अपने, इसी को मॉस भी बोलते हो, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे आए हैं, अब जाके हम लोग आए हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल किसे कहेंगे, इट इज ए द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, ये ऐसी मैकेनिक्स है, मतलब ब्रांच मैकेनिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें क्या करना पड़ेगा, हमको डील करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा किस पे, फोर्स के बारे में। कोई डिफॉर्मेबल बॉडी है उस पे जो फोर्स आ रहा है उसके कारण जो इफेक्ट जनरेट होंगे उसके बारे में हमको अध्ययन करना है। जो भी डिफॉर्मेशन आ रहा है बॉडी पे, ठीक है, फोर्स के कारण इफेक्ट जो आ रहा है, डिफॉर्मेशन आ रहा है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, डिफॉर्मेबल बॉडी के बारे में अध्ययन करेंगे। ये एकदम मेन पॉइंट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, कि डिफॉर्मेबल बॉडी पे ही अध्ययन करेंगे, ठीक है, स्टडी करेंगे। जो भी फोर्स आएगा डिफॉर्मेबल बॉडी पे और कुछ उसके कारण इफेक्ट आएंगे, डिफॉर्म होगी बॉडी, उसी का अध्ययन करेंगे हम सोम में। तो सोम को पढ़ने से पहले कुछ एजम्पशंस मानने पड़ते हैं हमको, कि सोम पढ़ने से पहले 4 एजम्पशंस एकदम रट लीजिए, कि स्टडी जो होती है डिफॉर्मेबल बॉडी की, वो डिफॉर्मेबल बॉडी की सोम में स्टडी होती है। पहला पॉइंट है, तो कब से हम बता रहे हैं, ये रट गया होगा आप लोग को। स्टडी किस पे होगी, कैसी बॉडी पे होगी, इलास्टिक डिफॉर्मेशन ओनली, मतलब इलास्टिक लिमिट के अंदर ही हमारा जो कुछ भी होगा इलास्टिक डिफॉर्मेशन होगा। ये नहीं कि टूट गई बॉडी, वहां तक डिफॉर्मेशन होना चाहिए कि वापस गेन कर ले, ठीक है ना। दिस इज ऑल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी, इसको क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी भी बोलते हैं। इसलिए तो ई का मान, यंग मॉडुलस के बारे में हम पढ़ेंगे। अच्छा, सोम में तीसरा पॉइंट एकदम मजेदार है कि वेट इसका कंसीडर नहीं करते हैं, कोई भी बॉडी रहेगी तो उसका वेट ही नहीं लेंगे, निग्लिजिबल मान देंगे वेट को। और चौथा एजम्पशंस है कि डिटरमाइन स्ट्रक्चर। अब डिटरमाइन स्ट्रक्चर क्या होता है हम आगे बताएंगे। इनडिटर्मिनेसी, डिटर्मिनेसी होता है, तो इनडिटरमाइन स्ट्रक्चर भी होता है, जिसमें डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होंगे तो वो क्या होंगे आगे चल के बताएंगे। अभी चलिए उसके बारे में देख लेते हैं। कोई भी बीम है, चलिए देखते हैं, कोई भी बीम है उस पर लोड आ रहा है, क्या हो रहा है, लोड आ रहा है, तो रिएक्शन भी जनरेट होगी। तो अगर कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये रोलर सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट है, अगर ऊपर से लोड आ रहा है, ट्रांसफर लोड आ रहा है, तो कौन कौन सी रिएक्शन जनरेट होगी, एक हो 2 वर्टिकल रिएक्शन, एक तो रोलर पे एक हिंज पे। हॉरिजॉन्टल होगी क्या, नहीं होगी, क्योंकि ऐसा कोई फोर्स नहीं लग रहा है हॉरिजॉन्टल में, कोई कंपोनेंट नहीं लग रहा है कि हॉरिजॉन्टल में रिएक्शन जनरेट हो। तो कितनी रिएक्शन टोटल होगी, 2। अच्छा, सब लोग ने पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम इक्वेशन, एक सिग्मा V बराबर 0 होता है, सिग्मा H बराबर 0 होता है, सिग्मा M बराबर 0 होता है। ये 3 ही इक्विलिब्रियम इक्वेशन होती हैं। तो यहां पे कितनी इक्विलिब्रियम इक्वेशन बना सकते हैं, 2, एक तो हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी है, 2, रिएक्शन कितनी है, 2। तो हमारे पास रिएक्शन भी 2 है और इक्विलिब्रियम इक्वेशन भी 2 है। जब दोनों बराबर होगी तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। अगर कम हो जाएगी रिएक्शन तब क्या होगा, तब तो बॉडी क्या करेगी, बॉडी रहेगी नहीं, वो डिफॉर्मेबल बॉडी, वो स्ट्रक्चर ही नहीं रहेगा। ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं रहेगा जिसकी रिएक्शन कम हो जाए इक्विलिब्रियम इक्वेशन से, उसे स्ट्रक्चर नहीं बोलेंगे। जैसे अगर बीम बनी हुई है उस पे कॉलम का सपोर्ट नहीं है तो बीम टिकेगी नहीं, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम कुछ में क्यों पढ़ेंगे, बताइए क्यों पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब समझ में आ जाएगा आप लोग को डिटर्मिनेट क्या होता है, इनडिटर्मिनेट क्या होता है, स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर कौन होंगे, जिसमें रिएक्शन इक्विलिब्रियम इक्वेशन के बराबर रहेगी या उससे ज्यादा रहेगी, कम रही तो स्ट्रक्चर बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। अब देखिए, स्ट्रक्चर 2 टाइप का होता है, एक होता है डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, एक होता है इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। तो अब रिएक्शन की वैल्यू अगर इक्विलिब्रियम इक्वेशन के बराबर हो गई तब तो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। अगर रिएक्शन की वैल्यू इक्विलिब्रियम इक्वेशन से ज्यादा हो गई तो क्या हम कुछ रिएक्शंस को निकाल सकेंगे, नहीं निकाल पाएंगे, तो इसको बोलेंगे इनडिटर्मिनेट। तो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर को ही सोम में से पढ़ना है। अब सिविल वाले जानते होंगे कि इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर को टॉस में पढ़ेंगे, टॉस में, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। अब यहां पे आप लोग को दिख रही होगी फिक्स बीम पे जब भी कोई लोड आएगा तो क्या क्या जनरेट होगा, वर्टिकल रिएक्शन जनरेट होंगी, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी जनरेट होगी कि नहीं होगी,
और एक मोमेंट भी जनरेट होगा, क्योंकि बॉडी यहाँ पे मुड़ने देगा, ये वाला पार्ट इसको मुड़ने देगा, रिएक्शन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इधर से भी रिएक्शन मिलेगी। तो टोटल रिएक्शन कितनी होगी देखिए, 1 2 3 4 5 6, हॉरिजॉन्टल यहाँ पे भी रहेगी, तो टोटल रिएक्शन 6 हो गई। और इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी हो गई, 3 हो गई, 3 ही होती हैं। तो अगर रिएक्शन की वैल्यू इक्विलिब्रियम इक्वेशन से ज्यादा हो गई तो हम क्या बोल देंगे, इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। क्या बोल देंगे, इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर, इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर, है ना, इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ऐसा किस में अध्ययन करेंगे, हम टॉस में करेंगे, इसको सोम में नहीं पढ़ेंगे। अब बुक में दिया होता वो बात की बात है, मगर सोम में नहीं पढ़ेंगे। सोम में सिर्फ हम उसी को पढ़ेंगे जो डिटरमिनेट स्ट्रक्चर होता है। अब डिटरमिनेट स्ट्रक्चर के बारे में देख लीजिए। डिटरमिनेट स्ट्रक्चर हम 2 ही पढ़ेंगे, सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम, और दूसरी कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर बीम। तो देखिए ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, इस पे कोई मान लीजिए लोड लग रहा है, यहाँ पे ये हिंज सपोर्ट है, ये रोलर सपोर्ट है। कैंटिलीवर में क्या एक से एक उसका जो सिरा होता है फिक्स होता है, दूसरा क्या होता है, फ्री रहता है, फ्री एंड होता है। ठीक है, तो ये सब जानना है, नहीं तो फिर क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, फिक्स फ्री। तो देखिए इसको हम लोग सो में पढ़ेंगे, इसी का हम लोग एसएफडी और बीएमडी बनाएंगे, शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, इसी का बनाएंगे। ठीक है ना, शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, इसी का बनाएंगे। अब कुछ चीजें और देख लेते हैं। मान लो कि कोई अब वेट है, वेट बॉडी का आ रहा है, और वेट बॉडी का आएगा तो वो लाइफ टाइम आएगा, लॉन्ग टाइम के लिए आएगा। तो जब लोड जितना बॉडी सह सकती है उसका वेट तो उससे कम ही रहेगा, तो कम रहेगा। तो ऐसा अगर लोड बहुत देर तक लगेगा तो इसके कारण क्रीप जनरेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, क्रीप। तो ऐसा डिफॉर्मेशन कैसा हो जाएगा, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसको भी सोम में हम नहीं पढ़ेंगे। सोम में पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे। अब एक चीज और सोम में जाननी है, देखिए ये सारी चीजें बेसिक है, एकदम बेसिक इंट्रोडक्शन चल रहा है। अब देखिए ये बीम है, ये 3D डायग्राम है। कैसा डायग्राम है, 3D डायग्राम है। तो इसका वेट कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम हम निकाल लें इंटू डेंसिटी से उसके मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा वेट निकल के आ जाता है। अरे भाई भार बराबर घनत्व गुणे आयतन होता है कि नहीं होता है, होता है। अभी घनत्व निकालना होता तो भार बटे आयतन करते हैं ना, तो उसी को आयतन को उधर ले जाके गुणा कर दीजिए, वेट इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो अब इसके कारण क्रीप जनरेट हो रही है, तो हम सोम में पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे सोम में। इसलिए हम कभी भी सिंपली सपोर्टेड बीम का डायग्राम लाइन देखते हैं, इसलिए इसको पूरा 3D में नहीं बनाया जाता। आज से आप लोग जान जाइए यहाँ पे। इसलिए सोम में लाइन डायग्राम बनाया जाता है बीम का। इसी तरह कॉलम को देख लीजिए, कॉलम मान लीजिए 3D डायग्राम है, तो लेंथ सिर्फ लेंगे, वेट ले लेंगे तो क्रीप जनरेट आएगी, तो उसको हम नहीं पढ़ेंगे ना सोम में। इसलिए कॉलम को भी लाइन से दिखाया जाता है। ठीक है ना। अब देखिए आगे समझते हैं। कोई डिफॉर्मेबल बॉडी है, हम बार बार डिफॉर्मेबल बॉडी बोल रहे हैं, सोम में डिफॉर्मेबल बॉडी ही पढ़ा जाएगा। फोर्स आया उस पर, कुछ डिफॉर्मेशन आया। अब वो डिफॉर्मेशन 2 तरह का हो सकता है। कौन कौन सा, इलास्टिक हो सकता है जो कि टेम्पोररी होगा, इलास्टिक होगा तो टेम्पोररी होगा, और लोड हटने पे वो क्या करेगा, फिर अपने इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा। और दूसरा होगा प्लास्टिक। तो अगर बहुत कम टाइम के लिए लोड लग रहा है, और लोड जो लग रहा है उसकी वैल्यू जो है वो क्या है, जो इलास्टिक लिमिट है, इलास्टिक लिमिट वाला लोड है, उसकी वैल्यू मान लें 100 है। तो अगर जो लोड लग रहा है वो 100 से कम लग रहा है, तो ऐसे लोड को क्या बोलेंगे, इलास्टिक। इलास्टिक इलास्टिक डिफॉर्मेशन पढ़ेंगे। अगर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है, अगर परमानेंट के लिए लोड लगा, इतना लोड लग गया कि जितना इलास्टिक लिमिट थी लोड की उससे ज्यादा लग गया, तो बॉडी क्या हो जाएगी, प्लास्टिक से की तरह बिहेव करने लगेगी। अब वो रीगेन नहीं कर पाएगी अपने आप को। और अगर थोड़ा ही लोड लगा, ऐसा लोड लगा इलास्टिक लिमिट के से कम ही लगा मगर लॉन्ग टाइम के लिए लग गया, परमानेंट के लिए लग गया, तो परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा। उसको क्या बोलेंगे, क्रीप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्रीप बोलेंगे। तो इसको टाइम डिपेंडेंट फिनोमेना है क्रीप। टाइम ज्यादा देर तक लगेगा, मतलब बहुत टाइम के लिए लगेगा, तब क्रीप जनरेट हो जाएगा। देखा होगा आप लोगों ने, कहीं कहीं पे लोड लगातार लगा होता है तो वो बांस होता है या कोई चीज होती है तो लटक जाती है। ठीक है, देखिए अब कोई बॉडी है, इलास्टिक लिमिट के से ज्यादा अगर लोड लगा दिए तो क्या होगा,
प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आ जाएगा। कम लगाए तो दो टाइप का होगा, एक शॉर्ट टाइम के लिए लगाए तो इलास्टिक लिमिट में रहेगा, अगर लॉन्ग टाइम के लिए लगा दिए तो परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा, जिसको क्रीप पड़ेंगे तो इसको भी सोम के अंतर्गत नहीं पड़ेंगे और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को भी सोम के अंतर्गत नहीं पड़ेंगे, सिर्फ हम इलास्टिक वाले को पढ़ेंगे। इसलिए हमारे एजम्पशंस क्या था कि बॉडी के न्यूज कैसा लोड आना चाहिए, इलास्टिक लिमिट के अंदर आना चाहिए, तभी हम उसको सोम में पढ़ पाएंगे। ठीक है ना। अब आगे SFD BMD चैप्टर नंबर 1 शुरू होगा, तो आप लोग इसको शेयर करिए